लास्ट टॉपिक अपना पोस्ट चल रहा था, राइट? उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पोस्ट कंप्लीट हो गया था। गेट पर आते हैं। जैसे अपना पोस्ट मेथड काम करता है ना, सेम वैसे ही आपका गेट मेथड काम करता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पोस्ट डेटा को सिक्योर तरीके से, यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेटा को सबमिट करता है। गेट में क्या होता है? आपका डेटा यूआरएल में रिवील होता है। जैसे लेट्स से एग्जांपल के लिए, आपको याद होगा हम लोगों ने एक वो बनाया था, यूट्यूब और गूगल का एग्जांपल। तो वो बेसिकली मेथड जो काम कर रहा था अपना गेट से काम कर रहा था। अगर हम लोग उसके अंदर मेथड पोस्ट लगा देते तो हमारी वो सर्च कमिट नहीं होती। ठीक है, तो वो हमने किस क्लास में किया था? आइडिया है कुछ? आई थिंक फैब में लास्ट डेट पे किया था, यस। गूगल डॉट पी एच पी। सो अगर हम लोग फैब में 28 को आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी गूगल पीएचपी के नाम से, जिसमें हम लोग कुछ भी अगर यहाँ पर मैटर अपना पुट कर रहे थे और सर्च कमिट करे तो गूगल पर डेटा हमारा क्या हो रहा था? सर्च। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डेटा गेट हो रहा है। बट अगर हम लोगों ने यहाँ पर मेथड अगर लिख दिया होता अपना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेथड हमारा क्या चलता है? गेट। अगर हमने यहाँ पर जाके मेथड अपना डिफाइन किया था विच इज पोस्ट, इस केस में देखना, अब आपका जो मैटर है वो यहाँ जाएगा तो जरूर गूगल पर, लेकिन वो यानी कि वो आपको एक एरर देगा। एरर 405 लिखा रहा है, दैट्स एन एरर द रिक्वेस्ट। जरा नोटिस करना है, तो जब ये सर्च हो यूआरएल में देखना डॉट कॉम का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आएगा। नोटिस करिए, लगा रहा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करती को कि हमारा अच्छा ला रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? गेट। यानी कि यूआरएल से हम लोग गेट कर रहे हैं डेटा को। इसी तरह से जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह आगे चल के बनाओगे ना पीएचपी में, तो क्या होगा कि जैसे मुझे कोई डेटा कहीं सबमिट करना है तो कहाँ करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के। या फिर मुझे अगर डेटा अपडेट करना है तो किस रो को, किस आईडी को मुझे अपडेट करना है, तो क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू दिस। वो पर्टिकुलर आईडी मेरी अपडेट हो जाएगी। पर्टिकुलर आईडी मुझे डिलीट करना हो तो अलग अलग तरीके के हम लोग यूआरएल में क्वेरी चला देते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो चीज है ये पहले से सेट होती है। मतलब जब मैं अपना खुद का कोड लिखूंगा तो मैं डिफाइन करूंगा मेरी की क्या होगी। जैसे इस प्रोग्राम के अंदर की क्या है? आईडी।
तो जब भी कोई डेटा बनता है ना बैकएंड के अंदर, तो उसमें एक आईडी जरूर लगाई जाती है, क्योंकि आईडी ही वो पार्ट होता है जिसके बेसिस पर एक्शन आपके परफॉर्म होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ईमेल क्या होता है, आईडी। तभी क्या वो सभी का कॉमन होता है, सभी का यूनिक होता है। ठीक है, नेम भले से सेम हो जाएगी लाइक अभिषेक, लेकिन एट द रेट सेम नहीं हो सकता। समझ गए ना, कि लाइक जैसे मेरा है अभिषेक एट द रेट बेस्ट एनिमेशन स्कूल डॉट कॉम, तो कोई अगर दूसरा अभिषेक नाम से यहाँ पर एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसका नेम सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि ईमेल इज अ आईडी। और ईमेल को हम लोग बोलते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक आईडी, जो कि ऑलवेज यूनिक होगी। तो गूगल चलता है ईमेल के बेसिस पर, लेकिन जब हम लोग किसी बैकएंड में कोई प्रोडक्ट डालते हैं या फिर कोई डेटा सिक्योर करते हैं, तो वहां पर हम लोग एक आईडी की जरूरत है। अब मान लो कि हो सकता है कि मैं किसी कंट्री स्पेसिफिक पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, या जैसे मैं पर्टिकुलर लोकेशन, अब जैसे दिल्ली के अंदर पश्चिम बिहार भी है, दिल्ली के अंदर प्रीत बिहार भी है। ठीक है, अब मान लो किसी ने पीवी पीवी दो शॉर्ट में बना दिए डेटा के अंदर, कि भी पश्चिम बिहार और प्रीत बिहार दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैंने डिलीट चलाया तो दोनों पीवी डिलीट हो जाएंगे, वो पश्चिम बिहार और प्रीति बिहार को भी लेके चला जाएगा। और अगर अपडेट करो तो दोनों जगह पर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो की को फाइंड कर रहे हैं। अब पीवी दोनों में कॉमन हो गया, तो प्रोग्राम को कैसे पता लगे, तो इसीलिए क्या बनाया जाता है साथ में एक आईडी। आईडी का क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट। जितनी बार डेटा जाएगा अपने आप आईडी यूनिक असाइन होता रहता है। तो जब आप बैकएंड सीखने लग जाओगे, तो जैसे मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पहले एडमिन लॉन्च करेंगे। ई कॉमर्स में सर आईडी यूज होती है, एसके यूज होता क्या, है, एसके यूज होता है या आईडी? आईडी तो होती है, एसकेयू क्या होता है, एक यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जब आप देखते हो कि आपके प्रोडक्ट आईडी, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसके नीचे प्रोडक्ट आईडी लिखी होती है। उससे ये पता लगता है कि भाई हम लोग कहीं प्रोडक्ट डुप्लीकेट तो नहीं कर दे रहे। समझ गए। अब प्रोडक्ट जितनी बार भी बैकेंड में जाएगा तो उसकी आईडी तो हर बार चेंज होती रहेगी। लेकिन एसकेयू अगर चेंज होते चले गए ऑटोमेटिकली तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि एक प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो भाई ये पता होना चाहिए कि मान लो कि लेट्स से इसका मैंने एक एसकेयू बनाया, एसकेयू अंडरस्कोर बॉटल वन, मतलब एक ही बॉटल का मेरा टाइप है। तो उसके अंदर चाहे आप जितनी मर्जी बॉटल डाल दो, लेकिन वो इसी टाइप की होंगी। ठीक है, अगर आपके पास मान लो कि मिल्टन का कोई दूसरा आ गया डिजाइन, तो आप एसकेयू अंडरस्कोर बॉटल टू कर लो। तो एसकेयू जो बनते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, यानी कि साइट ओनर डिफाइन करता है कि मुझे क्या रखना है। ठीक है, वो कुछ भी बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें माई डीबी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूजर्स के नाम से हमारे पास बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आईडी क्या है, सभी का अलग अलग है, जैसे 6 7 8। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक नया यूजर बनाने जाता हूँ। ठीक है, मैं आईडी नहीं डालूंगा। ठीक है, हम आईडी को ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पर मैंने जाके लिख दिया लेट्स से अभिषेक। ठीक है, मैंने यहाँ जाके एज इसमें पुट किया और हमने यहाँ से क्या किया, गो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर आके यूजर्स में चेक करेंगे ना, तो आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 9। तो आईडी पर जब लोग बैकएंड डिजाइन करते हैं तो एक कंडीशन लगा देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। जैसी डेटा आए आईडी चेंज हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये एंट्री बनाया अभिषेक एज इज 40, तो क्या हुआ, मेरा ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा कि जब मुझे इसको हैंडल करना होगा, तो मैं फ्रंट एंड से क्वेरी चलाऊंगा कि आईडी जो ये पर्टिकुलर है जिसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वही चेंज हो, ना कि सारा। पता चला आपने लिख दिया डिलीट टेबल, और आपने आगे ये बताया नहीं कि किस आईडी को मैं करना चाह रहा हूँ, तो एंटायर टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर की क्वेरी जरूर लगाओ कि वेयर आईडी इज 9 या वेयर आईडी इज 5। अगर वेयर की क्वेरी नहीं लगी ना, तो पूरा डेटा जाएगा सारा का सारा। तो इसीलिए ना कंपनी के अंदर जो बैकएंड का लोग काम करते हैं ना, तो क्या किया जाता है कि बहुत ही ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन को दिया जाता है जो डीबीएमएस मैनेजर कहलाते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बैकएंड को ही हैंडल करना है। बैकएंड में सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस। क्योंकि पता चला कि मैंने एक नए बंदे को डेटाबेस दे दिया, वो अभी सीख रहा है, पता चला गलती से पूरा डेटाबेस ले लूंगा, तो डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अंडू का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए डेटा का क्या होता है, हर दिन 1 से 4 बार बैकअप लिया जाता है। बैकअप क्यों लिया जाता है कि मिस कुछ हो गई तो कुछ तो बचा होगा ना।
थोड़ा बहुत ही लॉस होगा। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो हर एक थोड़ी थोड़ी देर पर बैकअप बनाती रहती हैं, और जैसे एक सक्सेसफुल बैकअप बना तो पुराना ऑटोमेटिकली डिलीट करते जाते हैं। तो दो दो तीन तीन बैकअप बनाए जाते हैं, एक दिन में चार चार बैकअप बनाती हैं। भैया इतनी देर का काम हो गया, बैकअप ले लो। फिर नहीं पता ना कि सर्वर क्रैश कर गया, डेटाबेस में कुछ बग आ गया अचानक से, मुझे नहीं पता, यूजर ने पता नहीं क्या अपलोड कर दिया वहां से। ठीक है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं वो, आपने तो ईमेल से क्या लगा रखा है, उसने कुछ भी डाल दिया उसके अंदर, पता चला तुम्हारा डेटाबेस फट गया पूरा उसके आते ही। यार सर कल इंस्टॉल फेसबुक पे सर्वर इंस्टॉल किया था, इसका इंस्टाग्राम और फेसबुक को, सर्वर क्या होता है? उसका क्रैश होता था। वो डिपेंड करता है, देखो होता क्या है ना कि समटाइम्स, देखो ये जो वेबसाइट्स हैं अपने सर्वर को ऑन द गो मेंटेन करती हैं। जैसे मान लो कि ऐसा नहीं हुआ कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका फेसबुक बंद हुआ, तो मतलब जनरली आपको पता भी नहीं चलता कब अपडेट हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर एक बार ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था या उससे लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, कि फेसबुक इंस्टाग्राम सब शट डाउन हो गए थे, वो इवन व्हाट्सएप भी कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि अब तीनों की कंपनी तो एक ही है, वो एक ही कंपनी ऑन कर रही है। तो कुछ कोड फटा था भाई, सब बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए। तो मेरे ख्याल से मिड नाइट ये प्रॉब्लम आई थी, तो फिर नेक्स्ट डे जाके तक फिक्स हो गई थी। अब सोचो उतनी देर में फेसबुक को मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ था। अब लॉस कैसे हुआ भाई? मेरे यहाँ रात है ना, दूसरे के यहाँ तो दिन है ना। तो दुनिया में तो हर जगह बिजनेस चल ही रहा है। अब बिजनेस फेसबुक का क्या है भाई, उनके पास लोग आते हैं ऐड चलाने के लिए, और ऐड से बेसिकली उनका रेवेन्यू आता है। तो ऐड बंद, और ऐड बंद तो भाई सब, मेरा एक दिन बढ़ गया ना, यानी कि मुझे पूरे एक दिन का लॉस हो गया। मुझे सामने वाली पार्टी को एक दिन एक्स्ट्रा देना पड़ा उसके कैंपेन के लिए। लेकिन अच्छी चीज ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी उसको रिट्रीव कर लिया कि चलो भाई, अब ये ऐसे सिनेरियो में काम आता है बैकअप। बैकअप लगाओ, डेटा बचाओ, वापस से उसको फिर से सही कर दो। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। वैसे फेसबुक जो कंपनी है ना, फेसबुक का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, तो आपने सोशल मीडिया के नाम से वो मूवी तो देखी होगी, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका डायनामा करके, वो एक अलग थी, एक सोशल मीडिया के नाम से एक बहुत पहले मूवी थी 2008 में, जो फेसबुक के ऊपर ही बनी थी। एक्चुअल में फेसबुक जो है, नोएडा में कंपनी है आई गेट, उसने बनाया था। मतलब जो मार्क जुगरबर्ग है आपका, और प्लस आपका जो आई गेट का जो ऑनर है, ये सब एक साथ पढ़ते थे। तो ये आइडिया एक्चुअली प्रॉपर चोरी किया हुआ है। तो उसने फिर यहाँ पर इंडिया में कुछ और बनाया था फेसबुक का डुप्लीकेट, वही उसको उसका कॉम्पिटिटर खड़ा करना था, लेकिन वो चला नहीं। क्योंकि भाई एक चीज जो पॉपुलैरिटी कर जाती है ना, ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि भाई दो फोन में आपको सेम दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसमें थोड़ा सा कैमरा ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कम है। कैमरा ही तो ज्यादा है, छोड़ो ना, क्या करना, काम ही तो करना, मेरा तो चल रहा है ठीक ठाक। भाई हर बंदा को कैमरे की जरूरत नहीं होती, किसी का काम सिंपल नेट सर्फिंग करने का, उसको क्या करना है कैमरे का। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भाई वीडियोज भी बनानी है, या सेल्फीज ही कैप्चर करने का, या जो पब्लिक फिगर है, या सेलिब्रिटीज हो गए, या यूट्यूबर हो गए। हाँ, तो अपन जैसे लोगों के लिए कैमरा वैमरे का कोई फायदा नहीं कि भाई 100 मेगापिक्सल कैमरा लेकर नेसेसरी 8-9 हज़ार रुपये उसमें लगा, क्या करना है। अल्टीमेटली फेसबुक पे डालोगे जाएगी तो इतनी सी, 100 मेगापिक्सल फोटो खींच के इस रूम की साइज की क्या करोगे, अपनी स्टोरेज भरोगे, फिर कहोगे 128 GB कम पड़ा है, 256 लेके आओगे। इसी में कोई एंड नहीं है। चलिए, तो गेट contains an array of variable received by the http get method। ठीक है, तो http में get डिफॉल्ट होता है, पोस्ट हम लोग मेंशन करते हैं। There are two main ways to send variables via the http get method. One is query string in the URL and second is HTML form। तो क्वेरी स्ट्रिंग इन द यूआरएल, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, जैसे गूगल वाला, या फिर जैसे मैंने उस पर्टिकुलर आईडी से डेटा निकाल के दिखाया, तो जैसे क्वेरी स्ट्रिंग इन द यूआरएल, और क्वेरी स्ट्रिंग इज डेटा एडिट एट द एंड ऑफ अ यूआरएल, एंड द लिंक बिलो एवरीथिंग आफ्टर द क्वेश्चन मार्क साइन इज पार्ट ऑफ द क्वेरी स्ट्रिंग। सो जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ टेस्ट डॉलर गेट के नाम से एक फाइल, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे स्टडी php एट arenaanimationindia.com। ठीक है, तो आप ऊपर देख रहे हो डेमो डॉट पी एच पी इज माई फाइल नेम, क्वेरी हमने क्या चलाया, सब्जेक्ट इक्वल टू पीएचपी, और तो उसके लिए क्या लगा है, एंड वेब इक्वल टू arenaanimationindia.com, और वो डेटा हमने यूआरएल से कैप्चर करके कहाँ ले गए, फ्रंट एंड के ऊपर। ये कैसे पॉसिबल हुआ?
तो इसके लिए हमने जो डेमो डॉट पीएचपी के नाम से फाइल बनाई हुई है, हमने वहां पर जाके क्या लिखा, एको स्टडी डॉलर गेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट था हमारा वेब, ठीक है, एट सॉरी सब्जेक्ट था हमारा पीएचपी, और सब्जेक्ट इज अ वेरिएबल, ठीक है, जो कि हमने यूआरएल में मेंशन किया हुआ है, और गेट वेब में क्या डाला हमने, वेबसाइट का नेम, ठीक है। तो अगर आप इस फाइल में आते हो, इसको अगर मैं बंद कर दूं और हम लोग यहाँ से फाइल ओपन करते हैं अपनी, ये वाली गेट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने क्या भेजा, क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट इक्वल टू पीएचपी एंड वेब इक्वल टू arenamation.india.com, ये हमारा यूआरएल था, ये हमने क्वेरी स्ट्रिंग चलाया यहाँ से और इसको हमने कैप्चर करके इस तरह से लेके आए। तो ऐसे गेट से डेटा हम लोग फैच कराते हैं, ठीक है। तो यूआरएल तक तो आप भेजना जानते ही हो, लेकिन अब आपको ये समझ आया कि जब मैंने उस गूगल वाले में ये लॉजिक लगाया था, तो गूगल ने वो डेटा कैसे उठाया यूआरएल से, समझ गए। ये जो हमारी फाइल थी इधर गूगल वाली, समझ गए, हमने तो यहाँ से खाली सर्च पर क्लिक किया था ना, और इसने बिल्कुल मेरे लिए एकदम सर्च इंजन की तरह काम करके दे दिया। तो इस गूगल ने क्या करा, यूआरएल से डेटा कॉपी करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो गूगल के अंदर ऑलरेडी ये मैकेनिज्म इनबिल्ट है, लेकिन ये डेटा इस पेज पर कैसे आया यूआरएल से, उसका प्रोसेस क्या है, ये, यानी कि उसने डेटा गेट किया यूआरएल में, कि यूआरएल में क्वेरी क्या मिली मुझे एंड यूजर से। तो वहां पर क्या एक की लगा हुआ है, क्यू इक्वल टू, लिखा रहा है क्यू इक्वल टू, क्यू स्टैंड फॉर क्वेरी। तो उन्होंने बड़ा मीनिंगफुल सा बना रखा है, क्वेश्चन मार्क वैसे क्वेरी ऑपरेटर होता है आपका, और क्यू इज अ फील्ड नेम। तो यानी कि जब हमने वो फॉर्म सबमिट किया था गूगल वाला, तो वहां पर हमने क्या किया था, उसके अंदर क्यू इक्वल टू डिफाइन किया था, ये देख रहे हो, नेम इक्वल टू क्यू। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो इसके ऊपर आप डिटेल्ड एग्जांपल आगे देखोगे तो हम लोग अपना खुद का काम करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये सीखा इसके अंदर कि अगर मैंने यूआरएल में कुछ भेजा है डेटा, तो उसको मैं फ्रंट एंड पर कैसे रिट्रीव करने वाला हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसमें बैक करेंगे इसको। द क्वेरी स्ट्रिंग above contain two keys and value pairs, subject equal to php है, web equal to, हमने क्या लिखा था, arenaanimationindia.com. In the example file we can use the $get variable to collect the value of the query string. नेक्स्ट एग्जांपल, द पीएचपी फाइल मैंने जो इसकी बनाई है demo.php, जो कि आप ऑलरेडी में देख चुके हो। नेक्स्ट देखिए हम लोग एचटीएमएल फॉर्म से डेटा हम लोग कैसे कैप्चर करते हैं, जो गूगल वाला हम लोगों ने एग्जांपल बनाया था। एचटीएमएल फॉर्म सबमिट्स इंफॉर्मेशन बाय द http get method if the form method attributes is set to get। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या लगाया मेथड। अच्छा, गेट और पोस्ट जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैप्स में लिख लो या स्मॉल में लिख लो, दोनों ही तरीके से काम कर जाते हैं आपके। तो यहाँ देखोगे नेम क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम क्या रखा हमने, नेम, इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, नेम हमने क्या रखा, ईमेल, और इनपुट टाइप हमने क्या लगाया, सबमिट। तो जैसे ही ये डेटा सबमिट होगा, ये यूआरएल में आ जाएगा, नेम और ईमेल। अब आप ये लिखो या मत लिखो, तो ये बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको कुछ लिखता हूँ या मैं ब्लैंक सबमिट करता हूँ, तो आप देखोगे ऊपर क्या लिखा रहा है, गेट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू ब्लैंक एंड ईमेल इक्वल टू ब्लैंक। मुझे कोई डेटा नहीं मिला ना, वेलकम या ईमेल आईडी। बट अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जाके कि लाइक जैसे आर्यन और यहाँ पर एक ईमेल आईडी, तो आप देख सकते हो डेटा कैप्चर हो गया। पहले वाला एग्जांपल था यूआरएल से, अब क्यूआर क्या है, फॉर्म से डेटा गया यूआरएल में, और यूआरएल से डेटा हमने वापस से फ्रंट एंड पर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती हैं चीजें। तो यहाँ पर when a user click the submit button, the form data is sent to a PHP file specified in the action attribute of the form tag। तो हमने form tag के अंदर एक फाइल लगाई हुई है get.php। तो get.php में हमने क्या लिखा हुआ है, वही सेम जो हमने पहले किया था, डॉलर गेट नेम, डॉलर गेट ईमेल। तो ये दोनों क्या है, फील्ड के नेम। इधर अगर आप नोटिस करेंगे दोनों क्या है, फील्ड के नेम। तो ऐसे डेटा हम लोग जो फॉर्म सबमिट करते हैं एक्सटर्नल का, वो कैप्चर करते हैं। The form field are sent to the PHP file with your input as query string dot get dot php question mark name equal to, जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यूजर डिफाइंड वैल्यू डाला हुआ है, तो कुछ भी डाल सकते हो। In the action file we can use the $get variable to collect the value of the input field। तो get से भी डेटा हम लोग ले सकते हैं और post से भी डेटा हम लोग ले सकते हैं, दोनों से ही डेटा लेना पॉसिबल होता है। अब नीचे यहाँ पर आप देखो PHP code inside the get.php page, think security when processing PHP form। The example above does not contain any form validation in
it just shows how you can send the and retrieve the form data. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. तो अगर मान लो कि यहाँ पर हमने इसको ब्लैंक रखा हुआ है, हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया कि भाई इसमें यूजर ईमेल की जगह पर अगर मुझे लिख दे टेस्ट टेस्ट, तो मेरे पास क्या हो रहा है, कुछ भी आ रहा है ना, मेरी तो डेटा को तो चेक ही नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना है कि गेट का यूज कभी भी हम लोग कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सबमिट कराने के लिए नहीं करते हैं। भाई अब गूगल है, गूगल पे क्या चलता है, गेट चलता है, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकता है ना भाई। अब मुझे ये तो है नहीं कि वहां पर वैलिडेशन लगा तो भाई तुम यही सर्च कर सकते हो, तो भाई यूजर के पास फ्रीडम कहाँ बची। तो ध्यान रखना कि गेट को वहां लगाना जहां पर आप यूजर को रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहे, पोस्ट को वहां लगाना है जहां पर मैंने यूजर को रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, प्लस डेटा मेरा जो सबमिट हो रहा है वो यूआरएल में ना आए ऊपर। क्योंकि अगर आपका डेटा यहाँ यूआरएल में रिवील हो गया, जब मैं हिस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने क्या डेटा यहाँ से सबमिट किया है गेट के अंदर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ हिस्ट्री में आते हैं तो देखो मैंने क्या सबमिट किया था, टेस्ट टेस्ट, उससे पहले क्या सबमिट किया था, आर्यन ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स। दिखाई दे रहा है। अब मान लो कि आपने कहीं पर पब्लिक डोमेन में बैठ के साइबर कैफे वगैरह जैसे पहले वो चलते थे, आपने कुछ कर लिया, जो आपके बाद वाला बंदा है अपने हिस्ट्री अगर डिलीट नहीं किया होगा वो ढूंढ ढूंढ के निकाल लेगा भी आप क्या सबमिट करके गए हो, और वही इन्फॉर्मेशन वो यूज कर सकता है। मे बी फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर बैंकिंग के अंदर कहीं पर लॉग इन किया, अब बैंक वाले ने क्या करा, यूजर आईडी और पासवर्ड जब आपसे लिया, उसमें पोस्ट ना यूज करके गेट लगा लिया। लॉग इन तो हो गया, लेकिन हो गया क्या कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड पब्लिक हो गया। तो जो नेक्स्ट बंदा होगा जिसका दिमाग खुराफाती होगा वो 2 मिनट में पता लगा लेगा कि तुमने क्या करके गए, क्योंकि तुम्हारा पूरा यूआरएल मुझे यहाँ दिख रहा होगा, किस वेबसाइट पर आपने क्वेरी चलाई है और तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड है क्या एक्चुअल में। समझ गए ना। तो इसलिए गेट सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। बट फिर गेट का यूज क्यों है, क्योंकि जब मुझे कुछ सर्चिंग जैसी चीजें करानी है, क्योंकि देखते हो बहुत सारी वेबसाइट में इंटरनल सर्च होती है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन, आप जाते हो सर्च करते हो तो गेट चलता है, वहां पोस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आप लिखते हो ना, ऊपर यूआरएल में लिखा हुआ आता है कि आपने क्या सर्च किया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही। लेकिन जब आप पेमेंट करने जाते हो तो वो पोस्ट हो जाता है, तो कभी आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर वहां पर ऊपर मेंशन नहीं होता यूआरएल के अंदर, दैट इज अ पोस्ट। अच्छा, गेट और पोस्ट में और क्या डिफरेंस आता है, गेट लिमिटेड डेटा को सबमिट कर सकता है, पोस्ट अनलिमिटेड डेटा को सबमिट कर सकता है। और जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर हम लोग जाते हैं बट डेटा इनपुट करते हैं, वेबसाइट बन जाती है, जैसे कि वर्डप्रेस, वहां पर आप जाके जितना मुझे डेटा डाल दो और सबमिट कर दो, आपका पेज बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन गेट क्या होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा कैरी करता है, अनलिमिटेड डेटा लेके नहीं जा सकते हो आप गेट के साथ। ठीक है, लेकिन पोस्ट में आपने पूरा पेज का डेटा डाल के सबमिट कर दिया, चला जाएगा। एक मेजर डिफरेंस ये भी आता है, सिक्योर तो है ही, प्लस अनलिमिटेड डेटा अपने साथ कैरी करता है वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, इसको बंद करो जी, ये बंद करो बंद करो। तो समझ में आ गया। तो फॉर्म वैलिडेशन वाला टॉपिक्स के अंदर आएगा, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो समझेंगे वैलिडेशन वगैरह कैसे काम करता है। वैसे मैंने वैलिडेशन का पोस्ट का एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। ठीक है, अगर आप यहाँ नजर डालें इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पर लिखा था नंबर 5_post.php। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इधर ट्राई किया था, डाला था ना कि ब्लैंक सबमिट ना हो। ठीक है, वाली चीज। तो ये पार्ट हो गया हमारा। तो बाकी इन सभी फाइल्स को चलाने के लिए मैंने जितनी भी एडिशनल फाइल्स का यूज किया वो सब इसके अंदर सेव है। ठीक है, एक मैंने एक एग्जांपल और बना के दिखाया था, वो किस तरह से डेटा वगैरह हमारा सबमिट होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पोस्ट का यूज नहीं करते और आपने यहाँ से सबमिट का बटन दबाया तो जितने भी फील्ड के आपने वेरिएबल बनाए होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड ईमेल, सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। जैसे मान लो पासवर्ड क्या ब्लैंक है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं भेजा। अब कहने के लिए मैंने यहाँ पर जैसे लिखा अरीना, यहाँ लिखा मैंने एनिमेशन, यहाँ जाके पासवर्ड तो आपके लिए क्या है, कॉन्फिडेंशियल है ना, मैंने क्या लिखा आपको नहीं पता। ठीक है, यहाँ जाकर ईमेल आईडी लिखा, लेकिन जैसे डेटा सबमिट हुआ पासवर्ड ऊपर दिख जाएगा क्या। तो ये गेट का डिसएडवांटेज है। तो कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेट में नहीं चलाते, हम लोग यूजर से लेते ही नहीं। कल को उसके साथ कुछ हो गया तो फंसोगे आप ही कि भैया आपने कहाँ यूज किया था जी, इस XYZ वेबसाइट पर किया था, सिक्योरिटी चेक होगी, तुम पकड़ में आ जाओ कि तुमने उसकी
इंफॉर्मेशन का मिसयूज करवा दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएचपी के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपका ECMA 6 में बेसिकली अपडेट हुआ था और जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ये पीएचपी के अंदर भी आपका अवेलेबल है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप पैटर्न कॉम्बिनेशन का यूज करके बेसिकली काम करते हो। तो जैसे कुछ बेसिक समझते हैं इसमें। रेगुलर एक्सप्रेशन, so what is regular expression? Regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character or more complicated pattern. ठीक है? Regular expression can be used to perform all types of text search and text replace operations. Syntax in PHP regular expression are strings composed of delimiters, a pattern, and optional modifiers. Like जैसे मैं यहाँ पे लिखा है arena animation, आगे मैंने क्या लिखा I. So in the example above, slash is the delimiter, arena animation is the pattern that is being searched for, and I is a modifier that makes the search case sensitive. ठीक है, आई क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको केस सेंसिटिव फॉर्म में सर्च करेगा कि अगर अरीना एनिमेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ढूंढो, अगर अरीना का एक पेपर कट है लिखा तो ये नहीं ढूंढेगा उसका। समझ गए? The delimiter can be any character that is not a letter, backslash or space. The most common delimiter is the forward slash, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया। ठीक है, but when your pattern contain forward slash, it is convenient to choose other delimiters such as hash or tilt. Regular expression with functions available in PHP provide a variety of functions that allow you to use regular expression. The most common functions are pre-regular expression match, PHP regular match all, and PHP regular replace. तो मैच फाइंड करने के लिए होता है मैच ऑल, यानी कि इसके अंदर जितने भी हो, जितनी बार भी अरेना एनिमेशन लिखा हो उतनी बार ढूंढेगा, एंड रिप्लेस क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा कि भाई अरेना एनिमेशन की जगह पर मुझे कुछ और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनका यूज करेंगे। तो PHP regular expression match returns 1 if the pattern was found in the string and 0 if not. अगर मिलेगा तो 1, अदरवाइज 0। मतलब जैसे बुलियन और हमारा वैल्यू होता है कि अगर अवेलेबल है तो 1, फॉल्स तो 0। रेगुलर expression में match all returns the number of times the pattern was found in the string which may be also be 0। ठीक है, मतलब अगर नहीं होगा तो आपको 0 मिलेगा और अगर मिलेगा तो आपको 1 रिटर्न करेगा उस केस में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अरीना एनिमेशन अगर किसी लाइन में लिखा हुआ है, अगर मैंने ये पैटर्न लगाया तो ये क्या करेगा, कितनी बार भी अरीना एनिमेशन यूज होगा, 1 बार 2 बार 10 बार, फाइंड करके आपको नंबर रिटर्न करेगा कितनी बार ये पैटर्न आपका मीट कर रहा है स्ट्रिंग। और ये क्या है, रिप्लेस रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग व्हेन मैच पैटर्न हैव बीन रिप्लेस्ड विद अदर स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग वर्किंग करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो क्लियर है ना? कट रही है सर बीच बीच में थोड़ा। बीच बीच में कट रही है? यस सर। आज एक्चुअली मेरे ना माइक का वो कनेक्टर नहीं है, तो आज का मैनेज कर लो बस, बाकी देख। तो चलो मैच का हम लोग ट्राई करके देखेंगे इसके अंदर।
यहाँ जाइए और डिफाइन करिए इसमें डॉट टू एंड डॉट कॉल और यहाँ पर हम यूज करेंगे h2 using regular underscore match function. The regular match function will tell you whether a string matches of a pattern. Example, you are regular expression to do a case sensitive, insensitive. Search. Or क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर जाके एक वेरिएबल आप डिफाइन कर लो x इक्वल टू और यहाँ जाकर डिफाइन कर यहाँ पर जाकर हमने पैटर्न बना लो पैटर्न इक्वल टू दो फॉरवर्ड स्लैश एनिमेशन तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइव ठीक है तो आई क्या करेगा देखे केस सेंसिटिव एंटर करेंगे यहाँ पर और इसमें ऐसे थ्री रेगुलर मैच और यहाँ पे लिखेंगे पैटर्न डॉलर एक्स डॉलर एक्स क्या है हमारा मेन वेरिएबल पैटर्न हमने बनाया कि हमें इसको फाइंड करना है और यहाँ पे हमने पैटर्न प्लस वेरिएबल वाले यहाँ पर पॉइंटर रखोगे तो आपको लिखना दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग क्या है सब्जेक्ट क्या है ठीक है इसको यहाँ से करूंगा क्या रिटर्न आया हुआ मैं क्या पढ़ा था रिटर्न इफ द पैटर्न वाज फाउंड इन द स्ट्रिंग एंड जीरो इफ नॉट ठीक है तो हमने यहाँ अरेना एनिमेशन लिखा यहाँ अरेना एनिमेशन लिखा लेकिन मैंने अगर अरेना एनिमेशन कर दिया ठीक है इसको आपने यहाँ कर एनिमेशन तो यहाँ पर जीरो ठीक है तो पैटर्न और वेरिएबल वैल्यू का दोनों मैच होंगे तो वन अदरवाइज जीरो नेक्स्ट देखो कॉपी करेंगे रूल पेस्ट फिर हमारा दूसरा क्या है ऑल मैच ऑल मैच ऑल फंक्शन विल टेल यू हाउ मेनी टाइम हाउ मेनी टाइम से हाउ मेनी मैचेस परफॉर्म और
pattern in a string. This is regular expression to do a phase insensitive count of the number of appearance of here ANI. String. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरीना एनिमेशन ठीक है इसमें क्या फाइंड करना है ANI फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो यहाँ जाओगे यहाँ पर जाकर अपना एक पैटर्न आप बना लोगे सर्च करेंगे सिर्फ पूरे में क्या ANI यहाँ जाके अपने क्या लिखना है अंडरस्कोर ऑल और बस इसको जाके आप सर्च करोगे यहाँ पर दोबारा आ रहा है 4 टाइम काउंट करके देखेंगे ANI 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 कितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पर ऐसे हो जाएगा तो बड़ा आसान है जैसे कहीं पर आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ के निकालना है किसी मतलब पैराग्राफ में कि पर्टिकुलर कीवर्ड कितनी बार लिखा गया जैसे जनरल में रेशियो का काम करते हैं ना तो हमें कीवर्ड ढूंढने होते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि अपना उस पूरे फ्रेज को उठाओ इसमें डाल दो पता लगा दो कंट्रोल एफ से पता लगा सकते हो वो भी एक तरीका लेकिन कोडिंग के थ्रू अगर पता लगा क्योंकि वो भी एक कोड ही है तो आप कंट्रोल एफ करते ना उसके पीछे भी लॉजिक लगा हुआ है और यहाँ जाओ फिर हमारा क्या देगा रिप्लेस यहाँ तक लिखेंगे वाले में functions will replace all of the matches of the pattern in a string with another string. यहाँ पर इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन case insensitive regular expression to replace arena with animation with multimedia. तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमने यहाँ पर सब जगह पे क्या लिखा है एनिमेशन तो यहाँ जगह में क्या लिख देंगे इसके अंदर तो ये एनिमेशन और यहाँ जगह पे लिखेंगे रिप्लेस और यहाँ पर जाके हमारे क्या देंगे पैटर्न पैटर्न में हम लोग नई वैल्यू का देना चाह रहे हैं वो आप जगह यहाँ पे टाइप करोगे जाते हैं अरीना एनिमेशन की जगह अरीना मल्टीमीडिया ठीक है किसमें चेंज करना चाह रहे हैं $x के तो दिस इज अ पैटर्न जिसको ढूंढ रहे हैं दिस इज अ रिप्लेस्ड वैल्यू कंट्रोल एस जब हम उसको यहाँ रिलोड करेंगे अरीना एनिमेशन अरीना एनिमेशन अरीना एनिमेशन एक सेकंड मल्टीमीडिया होना चाहिए ना मिस्टेक क्यों हो रहा है कंट्रोल डी 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 डी
यहाँ पर ना खाली ANI हमने मैच किया तो इसलिए हमारा काम हो गया। क्या बन गया देखो, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक था जिसकी वजह से उसने हमारा पैटर्न को ढूंढा, लेकिन पैटर्न के अंदर सारे कैरेक्टर मेरे मैच नहीं हुए। जैसे हमारा मैच हुआ प्रॉपर, उसने अरीना एनिमेशन ने क्या बना दिया, अरीना मल्टीमीडिया। जितनी बार भी यूज हुआ होगा उतनी बार उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, डॉट रो डॉट कॉलम टेबल पेस्ट। तो यहाँ पर आएंगे और इसमें जाकर तो डिफाइन कर लेते हैं H2 रेगुलर एक्सप्रेशन मॉडिफाई। तो जो आपने आई देखा वो क्या है, मॉडिफाई। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफायर इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे हम लोग यहाँ पर जाके लिख देंगे, इसका नेम इज मॉडिफायर एंड डिस्क्रिप्शन। मॉडिफायर में जैसे हमने क्या यूज किया, आई। आई का काम होता है परफॉर्म केस इनसेंसिटिव। ये मॉडिफायर सर गूगल पे जाकर लगाएंगे। हाँ आप करें क्या, हाँ आई हाँ और हमने गूगल पे जाके लगाया, हाँ। काम करेंगे। गूगल पे कैसे काम कर रहा है, क्योंकि गूगल तो अपना खुद का है ना, मतलब उसका हम लोग उसको डेटा दे सकते हैं लेकिन उसके डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये समझो, बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर हमारा एक्सेस हो। अब गूगल के अंदर आप कीवर्ड चाहे कैप्स में दे दो या स्मॉल में दे दो, वहां पर वो काम कर जाएगा उसके अंदर। गूगल पर हाँ सर्च करने के तरीके हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर गूगल के मॉडिफायर्स के हैं, मैंने लिखा यहाँ पर अरीना एनिमेशन लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोग आ गए मेरे। अब मैं इसमें एक मॉडिफायर लगा देता हूँ, फाइल टाइप PNG। तो मुझे सारे PNG ढूंढ के देगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, ये ना इस तरह से। तो ये गूगल के अपने अलग मॉडिफायर्स ने बना के दिए हैं। तो गूगल चलाते सब लोग हैं, लेकिन गूगल में मुझे डेटा तो ढूंढ के निकालना है, वही निकल के आए उसका तरीका। तो गूगल अपने आप में बहुत बड़ा सब चीज है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमें ये नहीं पता कि भाई जैसे, अब तो खैर सब काफी लोग अवेयर हो गए। जैसे एक जमाने से गूगल के अंदर सीधा सा दिया हुआ है 5+5 करोगे तो कैलकुलेटर बन जाएगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर, उन्होंने दिया हुआ है कि भाई किसी को कुछ भी परफॉर्म होना, आपने कुछ कन्वर्जन करना हो, जैसे मेरे को चेक करना 1 USD, तो ये खुद समझ जाएगा 1 लिखते ही भाई ये बंदा क्या करना चाह रहा है। तो अपना आप आपके करेंसी कन्वर्टर स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो गूगल के अपने अपने सर्च मॉडिफायर में बना कर दिया, मतलब एक कीवर्ड है, तो जैसे मीट करता समझ जाता है कि क्या करना है। हाँ जी, तो आई क्या करता है, परफॉर्म केस इनसेंसिटिव सर्च। एम एम परफॉर्म करता है मल्टी लाइन सर्च। और इसी तरह आपको आता है यू, यू क्या करता है, इनेबल्स करेक्ट मैचिंग ऑफ यूनिवर्सल टाइप फॉर 8 UTF-8 एनकोडिंग चलती हमारे, एनकोडेड स्ट्रिंग या पैटर्न, ठीक है।
तो ये 3 तरह की चीजें सबसे ज्यादा यूज में आती है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हमारे चलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे आपको HTML5 जो मैंने पढ़ाया था, तो आपको मैंने सिखाया था कि जैसे इनपुट टाइप टेल, टेल के अंदर हमें सिर्फ यूजर नंबर पास करे, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, मैंने बनाया एक फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे जाकर डिफाइन किया इनपुट, क्या लिखा हमने, टेल, और हमने उसको क्या बोला, रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी कहना है इनपुट टाइप राइट क्लिक ओपन विद, यहाँ से जाकर कर देंगे इसको इधर आओ, बैक। अब जो हमने इनपुट टाइप में सबमिट बनाया, तो क्या होगा जब आप उसको सबमिट करोगे, ये कह रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, आपने लिखा, सबमिट कर दिया, उसने देखिए तो गलत है, तो टेलीफोन के लिए बनाया। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, उसको कुछ भी देखो ले लेगा। लेकिन अगर मैं इसको ये बोल दूं यहाँ जाके पैटर्न, मैंने क्या बोला कि भाई 0 से 9 ही लूंगा मैं इसके अंदर, ये है रेगुलर, समझ गए। अब जब आप इसको चलाओगे, सबमिट करोगे, तो ये पहले तो वार्निंग पहले वाली देगा, फिर लिखोगे तो बोलेगा प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। जब तक इसमें आप 1 2 3 4 नहीं दोगे तब तक ये लेगा नहीं, क्योंकि जैसे 1 2 3 दिया, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट कर लिया इसको, 0 to 9। अब इसमें मैंने यहाँ पर जाके ये लिख दिया कि मेरे को लेंथ कितनी चाहिए, मैंने क्या लिखा, 10। तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो ये क्या है, अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि आपने यहाँ पर सेटिंग कर दिया कि भाई इसमें यूजर क्या लेगा। अब जैसे आपने लिखा A-Z कैपिटल, तो कैपिटल ही लेगा। A-Z अगर आपने लिख दिया तो कैपिटल भी लिख दिया, यूजर स्मॉल लिख दिया, दोनों में एक्सेप्ट कर लूंगा। तो जैसे देखते हो जब लोग उस पर जाते हैं पैन कार्ड वगैरह, जब लोग पे पैन नंबर डालते हैं, आप कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ होता है लेकिन अपना भी कैपिटल हो जाता है। तो उन्होंने वहां पर टू अपर केस का लॉजिक लगा होता है जावास्क्रिप्ट कि जैसे डेटा कुछ इनपुट है, ऑन की अप, वो अपर केस हो गया, एक फंक्शन लगा रहता है, जैसे कि आप अपना लेटर कैपिटल इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर इसके भी हम लोग समझ लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी हमारे मॉडिफायर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। तो यहाँ से लिखेंगे एक्सप्रेशन, क्या देंगे डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि यूजर क्या लिख सकते हैं, ABC, या यूजर यहाँ पर हमें लिख सकता है कैरेट, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट, ठीक है, कैरेट ABC। या यूजर हमें लिख सकता है A to Z, या यूजर हमें यहाँ पे लिख सकता है इस तरह से, या यूजर हमें लिख सकता है A to Z सिर्फ कैपिटल में। इसमें क्या होना, अपर केस लोअर केस दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, इसमें सिर्फ अपर केस का होना, इसमें सिर्फ लोअर केस का होना। या फिर ओनली, यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, 1 2 3, या हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 0 से 5, इसके बीच के हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। या हम यहाँ जाके लिख देंगे कि 0 से 9, 0 से 9 का मतलब ये होगा कि सारे नंबर आ गए, सारे कॉम्बिनेशन इसमें हमारे कवर अप हो गए इसके अंदर। तो इस तरह से हम लोग अपने क्या कर सकते हैं पैटर्न, कहाँ पर हम लोग यूजर से क्या लेते हैं। तो ये सब क्या है हमारे, तो जो आप जावा उसमें पढ़ के आए हो HTML के अंदर, कि जैसे हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर कई बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि नंबर भी डाल के सबमिट मार देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो वेब डिजाइन होते हैं कहीं ना कहीं कोड में गलती होगा, लूपहोल बंदी ने गलती छोड़ी होगी, तो इतने भी लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड लिख के छोड़ देते हैं। अब जैसे अगर मैं इस फाइल के अंदर यहाँ जाके एग्जाम्पल में लिख दूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में क्या होगा, किधर गया रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सो अभी अपन क्या करेंगे, जैसे इसको सबमिट करेंगे,
तो ये मांगेगा। अब आपने इसमें 1 2 3 4 दे दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो उसने ले लिया, उसको मान गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट है लेकिन 1 2 3 चल गया उसके अंदर। लेकिन जैसे आपने यहाँ जाके बनाया पैटर्न, ये पैटर्न में मुझे जो है वह ए टू जी कुछ भी दे दो, ठीक है, चलेगा, लेकिन अब ये नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही लेगा, ठीक है। और मैंने इसमें एक मैक्स लेंथ लगा दिया कि मैक्सिमम यूजर 255 की लेंथ डाल सकता है इसके अंदर। अब आप यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 लिख के आगे जाओगे तो बोलेगा ये मैच करो उसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की भी कंडीशन लगाई जा सकती है। तो आप यहाँ पर फिर 2 बार लिखोगे ऐसे कि मिनिमम में कम से कम 10 और अप टू इस तरह से। तो जनरली हम लोग ये नेम में लगाते हैं, हमें नहीं पता ना कि भाई, अब जैसे सबसे छोटा जो नाम होता है वो 3 लेटर का होता है, हमें पता है। 3 से छोटा नाम आज तक कोई नहीं। जैसे सबसे छोटा नाम जो गया राम हो गया, है ना, उससे छोटा कोई नाम होगा। अगर आप एक सिनेरियो उठा के देखो, 2 कैरेक्टर का नाम किसी का नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट जो नेम है वो 3 कैरेक्टर का है। उसके बाद आप अगर साउथ में चले जाओगे तो मैक्सिमम कैरेक्टर हो सकते हैं। अपने यहाँ से यही होता है, ठीक है। तो मिनिमम 3 की कंडीशन है, 3 छोड़ दो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो मर्जी से डालना है डाल सकते हैं। तो ये होती है पैटर्न की पावर, हम लोग क्या क्या चीजें इसमें करा सकते हैं। तो जैसे एबीसी का काम क्या है, फाइंड वन और मैनी ऑफ द कैरेक्टर इनसाइड द ब्रैकेट्स। ये हमारे क्या होते हैं, मेन ब्रैकेट्स। फिर कैरेट वाले में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रैकेट्स। तो नॉट मतलब ये कंडीशन हमने लगा दी इसके अंदर कैरेट के साथ कि एबीसी, सॉरी इन बिटवीन हो गया, बिटवीन, ठीक है। एबीसी को छोड़कर जो मर्जी फाइंड करो, लेकिन ये मत करो, ठीक है। फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन द ब्रैकेट, मुझे एबीसी को नहीं ढूंढना है, बाकी इसको छोड़ के सब फाइंड करो। तो ये हमने कंडीशन लगा दी इसके अंदर। नेक्स्ट, ए टू जेड, फाइंड एनी कैरेक्टर फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन टू कैरेक्टर। तो ए टू जेड क्या हो गया, स्टार्ट और एंड हो गया, यानी कि ए से लेके जी के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आते होंगे सबको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, इस वाले पर आते हैं, फाइंड एनी कैरेक्टर, कॉपी कर लेंगे, फाइंड एनी कैरेक्टर अल्फाबेटिकली बिटवीन specified upper case letter and a specified lower case letter. Next is find any character alphabetically between find any character alphabetically between two uppercase letters. 1 2 3. Find one or many of the digits inside the bracket.
0 to 5. Find any digit between the two numbers. और ये क्या हो गया? Find any digits. ठीक है, तो ये इनके काम रहेंगे। एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारे मॉडिफायर, ये हमारे क्या भाई? एक्सप्रेशन। कि हमें क्या बेसिकली सर्च परफॉर्म कराना है इसके लिए। फिर इसके अंदर आपके आते हैं मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर्स यानी कि जो हम लोग ऊपर ये डिफाइन करते हैं डेलिवेटर्स, जैसे फॉरवर्ड स्लैश पे बैक स्लैश होता है, टिल्ट होता है, हैश होता है, आपका बैक स्लैश एस होता है, बैक स्लैश डब्ल्यू होता है, बैक स्लैश टी होता है, बैक स्लैश एन होता है। तो बहुत सारी चीजें, तो हम लोग बैक स्लैश डिस्कस करेंगे कि किससे क्या काम है। फिर उससे रिलेटेड आपके एग्जांपल्स देखें, क्योंकि अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आ गया, तो जब लोग जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स लगाते हैं ना चीजों के लिए, कि जैसे एक आप ईमेल के लिए लगाना चाह रहे हो, और ईमेल आईडी में क्या होता है? @ और डॉट, @ से पहले, @ के बाद में और डॉट के बाद में कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या है। तो वो आप जो कई सारी कंडीशंस लिखते हो, वो आप एक ही कंडीशन में खत्म कर सकते हो। बट रेगुलर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं। बट ये जो आपको टेबल मिल रहा है, इससे हेल्प आपको पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं, कि किस का क्या मतलब, कहाँ हमने आई लिखना है, कहाँ हमने कैरेट लगाना है, इन सब चीजों का आपको मतलब समझना है। ठीक है, कि किसको कहाँ पर यूज करना है। और रेगुलर एक्सप्रेशन ध्यान रखना कि आपका जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, रिएक्ट, एंगुलर, हर जगह use, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, हर जगह यूज होता है। और ये इफ एल्स, एल्स इफ की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए एक इफ डालो, खत्म। एक इफ में चेक कराओ कि ब्लैंक तो नहीं, एक इफ में चेक कराओ कि भी जो यूजर दे रहा है वो इनपुट मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है,